चलिए, जैसे आप चौथी क्लास पढ़े थे, चौथी में आप संज्ञा तक कंप्लीट किए थे, ठीक है। संज्ञा आपकी जो है कंप्लीट कर दी गई थी। पांचवी क्लास आज आप पढ़ेंगे वचन के बारे में, ठीक है। तो संज्ञा तक आपका कंप्लीट हो गया था। जो लोग नहीं देख पाए हैं अभी पिछली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। अब आप संज्ञा की परिभाषा क्या होती है उसको देखिए। शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कहने का सेंस ये है कि आप हमेशा ही बचपन से ही पढ़े होंगे वचन क्या होता है, जिससे हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं कि वो एक है अथवा अनेक है, मतलब कि एक वचन उसका है या बहुवचन है, ठीक है। कहने का सेंस आप फिर से देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे ही वचन कहा जाता है। हिंदी में इसके क्या होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। लेकिन अगर बात इंग्लिश की जाएगी या संस्कृत की जाएगी, ठीक है, तो उसमें इसके कितने पार्ट होते हैं, उसमें इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये इंग्लिश की बात करें। और हिंदी की बात करेंगे तो इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है। और 2 भाग में ये क्या होता है, इसमें होता है एक वचन और होता है बहुवचन, ठीक है। ये होता है इसका हिंदी में। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हिंदी और इंग्लिश का कंपेयर करेंगे तो एक फर्क आएगा। इसमें क्या होता है, पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। जबकि इंग्लिश की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। ये होता है अंतर दोनों में, ठीक। इसको हम परिभाषित कर लिए हैं, क्या कर लिए हैं, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे ही वचन कहा जाता है, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या होता है, एक वचन होता है, ठीक है। एक वचन का मतलब क्या होता है, कहने से ही ये लग रहा है कि कोई वस्तु है जो एक रूप में है, मतलब कि वो अपने क्या है, एक वचन में है, ठीक है, उसको ही एक वचन कहा गया। एक वचन को आप परिभाषित के तौर पे देखेंगे तो शब्द के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे ही क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। कहने का मतलब कि शब्द के जिस रूप से जो है एक किसी व्यक्ति के या हो जाएगा वस्तु के, ठीक है। किस शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति के एक अथवा वस्तु के एक होने का बोध हो उसे ही क्या बोला जाता है, उसे ही एक वचन बोला जाता है। और दूसरी बात करेंगे क्या, बहुवचन की। तो बहुवचन में क्या होगा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों का क्या हो, एक से अधिक व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, ठीक है। कहने का मतलब शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, उसे बहुवचन कहा जाता है। फिर से देखिए, एक वचन उसे कहा जाता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का क्या बोध हो कि वह एक व्यक्ति है अथवा वस्तु है। और बहुवचन की बात करेंगे तो उसमें आपका ये मतलब होता है कि उससे ये तात्पर्य दिखाई देता है कि वह एक व्यक्ति है अथवा एक वस्तु है। तो इसको एक लाइन में कहेंगे, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाएगा। और जिससे क्या हो, एक व्यक्ति अथवा एक वस्तु के बारे में बोध हो उसे एक वचन कहा जाएगा। तो एक बार में देखिए, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, उसे वचन कहा जाता है। और एक वचन कहेंगे शब्द के जिस रूप में केवल एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। और बहुवचन की बात करेंगे तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, एक वचन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं कलम की, ठीक है। ये क्या है, ये आपका एक वचन है, ठीक है। और इसी को अगर हम बहुवचन के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे कलमें, ठीक है। एक वचन की बात करेंगे तो लिखेंगे पुस्तक,
ठीक है। अगर इसी को बहुवचन के रूप में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? पुस्तकें। ठीक है। कहने का मतलब जिससे किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो वो एक वचन होता है, जिससे अनेक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वो बहुवचन होता है, जैसे पुस्तक, उसी को कहेंगे पुस्तकें। ठीक है। पुस्तक क्या है? इसका एक वचन है और पुस्तकें क्या है? बहुवचन है। ठीक है। अब जैसे और भी उदाहरण देख लीजिए। एक वचन में जैसे पाठक हो गया आपका। ठीक है। पाठक को क्या बोलेंगे? अगर इसमें हम क्या करते हैं, पाठक प्लस गण। ठीक है। ये हो जाएगा आपका पाठक गण। ठीक है। अब ये क्या है? ये आपका एक वचन है जिसमें आप गण को क्या किए? ऐड किए। ये हो गया पाठक गण, जो आपका क्या हो गया? ये हो गया बहुवचन। ठीक है। ये आपका क्या था? ये आपका था एक वचन। ठीक है। एक वचन से ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। इसी तरीके से आप है तो आप में आप क्या कर दिए हैं? लोग को ऐड कर दिए हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया है? आप लोग हो गया है। ये भी हो गया क्या? बहुवचन में। मतलब ये जितने आपके दिए गए हैं ये सारे क्या है? एक वचन है। इन्हीं का बहुवचन आपके सामने दिया गया है। इसको आप क्या करिए? नोट कर लीजिए। जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वही दिया गया है इसमें। ठीक है। इन सारे को जितने आपको एक वचन दिया है उसका बहुवचन बनाया गया है, उसको आप सब कुछ नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं। अब वचन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है। वचन में क्या था? वचन से हम किसी वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, उसे ही वचन कहा जाता है। वचन के आपके दो भाग थे। पहला आपका एक वचन था, दूसरा आपका बहुवचन था। ठीक है। एक वचन का मतलब जिससे किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, और बहुवचन का मतलब होता है जिससे किसी व्यक्ति के अथवा वस्तु के अनेक होने का बोध हो वो बहुवचन कहलाता है। ठीक है। ये वचन आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे किसकी? कारक की बात करेंगे। ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ, ठीक है, जाना जाए उसे क्या कहा जाता है? उसे ही कारक कहा जाता है। ठीक है। फिर से आप देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ जाना जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको कारकों के बारे में बताऊंगा और उनका उपयोग कैसे किया जाता है वो भी बताऊंगा, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा। जैसे माना जाता है कारक आपके कितने हैं, तो आपका कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान। यहाँ देखिए संप्रदाय लिख दिया गया है गलती से, यहाँ आप क्या कर लीजिए? यहाँ संप्रदान कर लीजिए। ठीक है। अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। देखिए इसको एक लाइन में आप अगर पढ़ना चाहें, इसको देखिए आपको याद करना है, इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं यूज की जाएगी। ठीक है। आप इसको याद कैसे करेंगे मैं आसान तरीका बताऊं याद करने के लिए। देखिए एक पोयम की तरीके से आप रट लीजिए। जैसे कविता होती है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के अर्थ में, यहाँ पे आप ब्रैकेट में और बना लीजिए, अलगाव के अर्थ में। जब आप नोट्स में लिखिएगा तो उसमें एक पॉइंट और जोड़ लीजिएगा, अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की, अधिकरण में पर, और फिर संबोधन में हो जाएगा हे अरे रे। ठीक है। आप इसको क्या करेंगे? एक लाइन में कविता के रूप में आप लिखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के वास्ते या को के लिए, यहाँ पे वास्ते के जगह पे लिए भी कर लीजिए। ठीक है। को के लिए, ठीक, और अपादान से अलगाव के अर्थ में, संबंध का के की और अधिकरण में पर। ठीक है। और संबोधन में हो जाएगा हे अरे रे। ठीक है। इसको आप एक लाइन में लिख के याद कर सकते हैं आसानी से, और इसका उपयोग कैसे किया जाता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है। इसको अलगाव के अर्थ में यहाँ ब्रैकेट में ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका क्या हो जाएगा? अपादान कैसे यूज किया जाएगा अभी मैं आपको बताऊंगा।
चलिए देखिए, बात की जाएगी किसकी, बात हुई थी कर्ता ने, क्या हुई थी, कर्ता ने, ठीक है। देखिए कर्ता की बात की जाए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। देखिए कहा गया है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, तो ये क्रिया जो है पुस्तक पढ़ना कौन कर रहा है, पुस्तक पढ़ना क्या कर रहा है, मोहन ही कर रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो ये कौन काम कर रहा है, मोहन कर रहा है। और परिभाषा में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, ठीक है। अब देखिए आपको पढ़ाया गया था संज्ञा और सर्वनाम दोनों, तो यहाँ पे क्या संज्ञा के रूप में क्या दी गई है, मोहन। आपको बोला गया था व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को, तो यहाँ क्या है, व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हो जाएगी, संज्ञा। आप देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, अब क्रिया करने वाला कौन है इसमें, इसमें मोहन क्रिया करने वाला है, ठीक है। तो करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं, तो सीधी सी बात है इसमें करने वाला मोहन है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्ता कारक, ठीक है। आप समझ गए होंगे आसानी से कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, जिसे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जिसमें आपका मोहन पुस्तक पढ़ता है में मोहन क्या है, कर्ता कारक है। चलिए दूसरी बात की जाएगी। अब दूसरा आप देखे थे कर्म, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है। देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब परिभाषा एग्जाम्पल के रूप में देखिए, श्याम पाठशाला जाता है, फिर से परिभाषा एक बार पढ़िए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया या व्यापार, क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अब देखिए श्याम पाठशाला जाता है, इसको आप यहां लिखिए, ठीक है। श्याम पाठशाला जाता है में आप देखिए पाठशाला में आपका को छुपा हुआ है, अगर आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ को लिख दें तो भी इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो बस क्या हो जाएगा, वो श्याम पाठशाला को जाता है, ठीक है। चाहे श्याम पाठशाला जाता हो चाहे पाठशाला को जाता हो, तो आप इससे आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो आपका कर्म कारक है वो किसमें, वो आपके पाठशाला के बाद को के रूप में छिपा हुआ है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं श्याम पाठशाला को जाता है, अगर यहाँ पे आपको को दिखता तो आप तुरंत ही समझ जाते हैं क्या है, कर्म कारक है, ठीक है। लेकिन को अगर यहाँ नहीं दिया है तो भी आप क्या समझ सकते हैं, इसको जो है आप इसके विलुप्त रूप को भी पढ़ के समझ सकते हैं कि ये कौन सा कारक है, ठीक है। पहली बात तो पहचानने की ये परिभाषा हो गई कि यहाँ को होना चाहिए, ठीक है। एक तरीके से आप पहचान लिए। मान लीजिए अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो दूसरे तौर पे आप पहचानिए, जैसे आप इसकी परिभाषा में चले जाइए। बोला गया क्या, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। श्याम पाठशाला जाता है, तो यहाँ पाठशाला की बात अगर की जाएगी, देखिए पाठशाला की बात की जाएगी तो ये क्या है, ये कर्म कारक है, क्योंकि इसमें को क्या है, छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कब कौन सा कारक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पाठशाला की बात की जाएगी तो उसमें को छुपा हुआ है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, को से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कारक है, ठीक है। पहला आप कर्ता कारक पढ़े, कर्ता कारक में क्या था, मोहन पुस्तक पढ़ता है, जिसमें कर्ता पर उसका असर पड़ रहा था, ठीक है। तो बात हो गई किसकी, मोहन की। दूसरा था क्या, कर्म कारक। कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है। जैसे क्या था, श्याम पाठशाला जाता है तो पाठशाला को जाता है, यहाँ को आपका छुपा हुआ है जो आपका क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि आपने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को, ठीक है। को आपका छुपा हुआ था, को आप देख लिए, ठीक है, ये हो गया कर्म कारक। तीसरा आप पढ़ेंगे जो है करण कारक, ठीक है। अब करण कारक की बात की क्या थी, कर्ता ने कर्म को करण से के
द्वारा। ठीक है, इस बात को मैं बोला था आपको एक कविता के रूप में याद करिएगा। हो गया क्या, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। ठीक है, अभी कर्म को आपने देख ही लिया कि श्याम पाठशाला को जाता है। ठीक है, करण की बात की जाए तो बोला गया है क्या, करण से के द्वारा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा, पहले आप परिभाषा पढ़िए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहा जाता है। फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने का साधन का बोध हो उसे करण कारक कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पे देखिए, राम ने बाण से बाली को मारा। ठीक है, अब देखिए बोला गया है क्या, पहचान के तौर पे करण से के द्वारा। ठीक है, जो करण कारक है उसमें क्या आता है, से के द्वारा। ठीक है, तो से के द्वारा क्या हुआ, देखिए एग्जाम्पल में देखिए, राम ने बाण से बाली को मारा। ठीक है, तो किससे मारा, बाण से मारा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, से के द्वारा। अगर इसको बोला जाए दूसरे भाषा में तो राम ने बाण से या बाण के द्वारा, दोनों अर्थ ही हो जाएगा के द्वारा। देखिए इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, राम ने बाण से बाली को मारा या हो जाएगा राम ने या राम के द्वारा। यहाँ पे हो जाएगा क्या, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। ठीक है, ये इसका मतलब ये हो गया कि करण के बाद क्या है, से के द्वारा की बात की जाएगी। तो हुआ क्या, राम ने क्या किया, जो है बाली को किससे मारा, बाण से मारा या बाण के द्वारा मारा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि से के द्वारा, मतलब यहाँ पे बाण से मारा गया। ठीक, तो करण की परिभाषा के तौर पे आप देखेंगे तो हो जाएगा जो है, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता का काम करने का साधन का बोध हो, ठीक है, उसे करण कारक कहा जाता है, जिसमें पहचान किससे की जाती है, से के द्वारा। अब इसमें क्या है, उदाहरण के लिए राम ने बाण से बाली को मारा, तो किससे मारा, बाण से मारा, या किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा मारा। तो दोनों ही आपका क्या है, के द्वारा या से की बात की जाए तो दोनों ही पहचान इसके अंतर्गत आती है, जिससे आप पहचान सकते हैं क्या है, ये करण कारक है। ठीक है, अब देखिए बात की जाएगी किसकी, संप्रदान कारक की। इसकी परिभाषा देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया। ठीक है, अब क्या हुआ, संप्रदान की बात की गई, तो संप्रदान क्या था, को के लिए था। क्या था, संप्रदान को के लिए था। मैं बताया था आपको कि उसको आप एक पोयम के रूप में याद करिएगा, ताकि आपके क्या हो, जैसे ही आप उसका उदाहरण देखें तुरंत आप बता दें कौन सा कारक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप पहले इसको पढ़िए, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया। देखिए आपके एग्जाम में जो है वो ऐसे ही एग्जाम्पल दिया रहेगा, पूछेगा इसमें कौन सा कारक है। देखिए यही पूछेगा, इसमें कौन सा कारक है। आपको क्या दिया रहेगा, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया। ठीक है, अब आप सोचेंगे, अगर आप कविता याद की है, जो मैं बताया हूं कि कैसे याद करना है, तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो उसमें लिखा है संप्रदान को के लिए। तो को के लिए क्या है, के लिए देखिए यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है कि अध्यापक विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, पुस्तक लाया। तो आप यही जस्ट देख लेंगे के लिए है, तो आप तुरंत क्या कर देंगे, वहां जो ऑप्शन रहेगा उसमें संप्रदान लिखा रहेगा, आप उसको क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, आसान सा तरीका है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। उसमें क्या होता है, संप्रदान को के लिए होता है। और आप क्या देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे, अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तक लाया, जिसमें के लिए आपको क्या है, यहाँ मिल रहा है कॉमन। इसी से आपको क्या पता चल रहा है, ये क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में संप्रदान कारक को क्या करेंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, अब अगला क्या हो जाएगा आपका, अगला हो जाएगा अपादान। ठीक है, अब क्या होगा, अपादान कारक, जिसको आप क्या कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, आरंभ या भिन्नता आदि का बोध हो। देखिए इसमें क्या है, इसमें हो जाएगी
पृथकता या भिन्नता। बोला गया क्या, उसमें पृथकता या भिन्नता का क्या हो, का बोध हो। देखिए फिर से परिभाषा पढ़िए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, आरंभ या भिन्नता का बोध हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे अपादान कारक कहा जाता है। जैसे परिभाषा के तौर पे आप देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है, तो क्या होगा, आपने पढ़ा था अपादान से अलगाव के अर्थ में, आपने यही पढ़ा था, अपादान से अलगाव के अर्थ में। अब देखिए, आपको अगर कविता याद होगी तो उसमें पढ़ा था अपादान से अलगाव के अर्थ में, मतलब अपादान वहां होगा, अपादान कारक वहां होगा जहां किसी की क्या की जाए, वहां अलगाव की बात की जाए। ठीक है, तो अलगाव की बात कहाँ की गई है, गंगा हिमालय से क्या करती है, निकलती है, तो यहाँ किसकी बात की जाएगी, अलगाव की बात की जाएगी। कहाँ से निकलने की, हिमालय से। अगर मान लीजिए हिमालय यहाँ से गंगा निकलती है तो यहाँ से क्या होता है, गंगा का अलगाव होता है हिमालय से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि अपादान कारक का मतलब हुआ क्या, अलगाव से के अर्थ में। ठीक है, अगर अलगाव के अर्थ में बात की जाएगी तो गंगा हिमालय से निकलती है, तो इसका मतलब हुआ कि गंगा का क्या होता है, हिमालय से अलगाव होता है। या अगर इसी को कहा जाए दूसरे आम भाषा में, पेड़ से फल गिरता है, ये क्या है, पेड़ से फल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी अपादान कारक होगा, क्योंकि क्या होता है, फल जो है पेड़ से टूट कर क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ना कि ये दोबारा जाके उसमें ऐड होगा, वहां से क्या होता है, अलगाव हो जाता है इसका, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, संबंध कारक। देखिए संबंध कारक, संबंध का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब ही हुआ क्या, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ संबंध की बात की जाएगी तो जरूर इसके रिलेशन की बात आएगी। तो यहाँ पे देखिए, संबंध संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध, क्या अभी बताया गया कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु का क्या होता है, एक दूसरे से क्या संबंध है। ठीक है, वो कौन डिफाइन करेगा, वो संबंध कारक डिफाइन करेगा। ठीक है, तो आप इसको परिभाषा के रूप में देखें तो ये हो जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे क्या हो गया, यह मोहन का घर है। अब यह मोहन का घर है तो इसमें क्या हो रहा है, किसका है, यहां देखिए मोहन की बात की जाएगी, मोहन का। ठीक है, बोला गया क्या, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे। देखिए एक यहाँ मोहन हो गया, ठीक है, मोहन क्या है, संज्ञा हो गई आपकी। ठीक है, घर की बात की जाएगी। ठीक है, अब बोला क्या गया है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु का दूसरी, देखिए एक वस्तु का दूसरे से, ठीक है, क्या संबंध प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। तो संबंध कारक देखिए इसके बीच क्या है, का है, मोहन का घर। देखिए यहाँ पे देखिए, यह मोहन का घर है, मतलब का जो है इन दोनों के बीच क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, तो अगर का दोनों के बीच संबंध दर्शा रहा है तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, ये संबंध कारक हो जाएगा। इसको फिर से आप देखिए, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप एक वस्तु
का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे क्या कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मोहन का घर है, तो यानी कि ये घर किसका है, मोहन का है, तो का क्या दर्शा रहा है, इनका संबंध दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, अब अगले की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, अधिकरण। ठीक है, देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। फिर से इसको देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि आप उस कविता को एक तरीके से सीरीज वाइज याद कर लीजिए। अगर वो आपको याद है तो उसके बेस पे क्या करेंगे, आप जैसे ही उदाहरण देखेंगे तुरंत आप बता देंगे इसमें कारक कौन सा है। ठीक है, तो देखिए वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, देखिए वहां क्या बोला गया था, वहां बोला गया था में। ठीक है, तो में की बात देखिए यहाँ पे आ गई कि नहीं आ गई, वीर सैनिक युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो देखिए में आप देखते ही कहाँ, युद्ध भूमि में मारा गया। ठीक है, तो में की बात अगर आ गई तो क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। आप देखते ही एग्जाम्पल देखेंगे तुरंत आप टिक मार देंगे। ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाएगा, आपका समय बचेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि उसको आप एक लाइन में याद कर लीजिए, जिससे आप एग्जाम्पल देखते ही तुरंत बता दीजिए कि इसमें कौन सा कारक है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठेंगे तो टाइम का क्या हो जाएगा, उसमें अभाव हो जाएगा। अगर आप इसे इस तरीके को याद करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 से 2 सेकेंड आपको टिक करते हुए लगेगा। ठीक है, अब अगले कारक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, संबोधन। तो संबोधन में देखिए क्या है, संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने के लिए सूचक हो। ठीक है, अब कौन सा रूप वो होगा, देखिए पहले तो बात की जाएगी क्या, संबंध वाले में। ठीक है, तो संबंध का जो बोधक होता है वो ये होता है। ठीक है, आप जिसकी बात करेंगे। ठीक है, तो संबोधन की बात करेंगे अगर आप, तो इसमें क्या हो जाएगा, हे ईश्वर, उदाहरण के रूप में देखिए, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। ठीक है, तो हमारी रक्षा करो, यहाँ देखिए 2 वाक्य हैं, हे ईश्वर हमारी क्या करो, रक्षा करो। देखिए फिर से परिभाषा पढ़िए, संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पुकारने के लिए क्या हो, सूचक हो। तो यहाँ क्या है, हे ईश्वर क्या बुला रहे हैं आप पुकार ही तो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या किए, आपस में जो है जुड़ रहे हैं, जो क्या एक चेतावनी या पुकारने का सूचक है। तो पुकारने का सूचक या चेतावनी का सूचक देखिए आपका ये है, तो कहा जाएगा हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें आप फिर से देख लीजिए, संबोधन कारक में क्या होगा, किसी चेतावनी को या पुकारने का क्या उसमें सूचना दी रहेगी। ठीक है, जैसे क्या हो गया, हे ईश्वर, या आप ही कोई प्रार्थना करते हैं या आप किसी को धमकाते हैं या चेतावनी देते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, तुरंत ही आप देख के उसको क्या बता देंगे, ये संबोधन कारक है, क्योंकि इसमें संबोधन कारक का चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, आप देखते ही 1 सेकेंड में उसको टिक कर दीजिएगा। और एक बात फिर से ध्यान रखिए कि आपको जो बताया गया है एक कविता के रूप में, क्या करेंगे आप उसको याद करेंगे, जिससे कम समय में आप टिक कर पाएंगे। उसको आप एक रूप में कहेंगे, तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए। ठीक है, ऐसे परिभाषा के रूप में आपको जैसे बताया गया वैसे आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आप क्या पढ़ें, आप जो है पढ़े हैं वचन, और फिर क्या आप पढ़े हैं, कारक। ठीक है, तो आज आप वचन पढ़े हैं, कारक पढ़े हैं। जिसमें वचन आप पढ़े हैं तो वचन के आप 2 भाग पढ़े हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो कारक पढ़े हैं, कारक में आप विभिन्न कारक पढ़े हैं। ठीक है, तो वो उसको आप याद कर लीजिएगा। अब बाकी चीज़ें जो है आपको अगली क्लास में दी जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।